हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और 1 जनवरी को कितना मस्ती किए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाया क्योंकि आपके कंटेंट को तैयार करने में ही सारा समय व्यतीत हो गया। आपकी मस्ती से ही मेरा मस्ती माना जाए तो हुआ। तो आज हम लोग लाइव जीएस पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं और उसको हम लोग देखेंगे। तो बातें कम करेंगे और डायरेक्ट फोकस करेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो लाइव जीएस का 1 और 2 हम करा चुके थे, आज 3 करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और सारा क्वेश्चन रहेगा इम्पोर्टेंट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रासर्व प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा। ये एक ऐसा तरंग है जो कि मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ये तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो कौन सा तरंगे को सुना जाता है वो भी हम लोग को जानना है। फिलहाल हम लोग जानेंगे प्रासर्व तरंगे मनुष्य के अलावा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, अन्य प्राणी सुनते हैं क्योंकि वो लोग 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि सुनते हैं। तो मनुष्य जो है 20,000 हर्ट्ज ध्वनि को नहीं सुन सकता है, इसलिए प्रसर ध्वनि का उपयोग नहीं करते हैं सुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटा का होता है। ये दोनों क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 201 और 202। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं वो हम कर चुके थे, तो इसके लिए आप प्रीवियस क्लास को देखिए। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे बाइक वगैरह या भी किसी प्रकार का वाहन चलाते हैं तो रोड के आसपास में गाय भैंस आ जाता है, जब आप हॉर्न मारते हैं फिर भी वो हटता नहीं है, तो वहाँ पे आप चिड़चिड़ापन होते हैं। तो चिड़चिड़ापन नहीं होना है। अब आपको पता है कि प्रसर ध्वनि तरंगे जो है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन रहता है आवाज़, तब जाकर के वो सुन पाता है। अगला है, आवृत्ति की इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ही सारा क्वेश्चन यहाँ लेकर के आए हुए हैं, सभी को याद रखना है, परंतु जिसमें टिकअप कर रहे हैं वो खास है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। समुद्र तल पर क्या होगा? सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा द्रव्यमान पर डैश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो वहां पे वायु की कमी होने के कारण से बैलून फूट गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप पहाड़ की चोटी पे चलते हैं, पहाड़ आपको बताए थे जिसका 900 पहाड़ का ऊंचाई, पहाड़ का ऊंचाई 900 मीटर होगा, तभी वो कहलाएगा पहाड़। जब हम 900 मीटर तक चले जाते हैं तो पेन हमारा क्या होता है? रिस जाता है, क्योंकि वहां पे वायु का दाब कम है, जिसके कारण से पेन से स्याही रिस जाता है। उसी तरह से हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा?
तो भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लालटेन की बत्ती से मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ा रहता है, क्यों? तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बारे में आपको हम बताए भी हैं, पृष्ठ तनाव के बारे में, कि जब बारिश का बूंद नीचे टकराता है जमीन पर तो वो नाचने लगता है, किसके कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण से। सैलून जाते हैं तो सैलून का ब्रश चिपचिपा होता है, ये किसके कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। उसी तरह से लालटेन का बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। कभी कभी यहाँ पे दे देगा केशिक तत्व, केशिक तत्व भी दे देगा, तो प्राइमरी में रखिएगा केशिक तत्व। ये कभी कभी आपको रहेगा पृष्ठ तनाव, ठीक ना, तो उसको रेयर केस में मानेंगे, लेकिन प्राइमरी एजेंडा रखिएगा केशिक तत्व के कारण से लैंप के बत्ती में या लालटेन के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान। जब बैरोमीटर में पारा अचानक गिरेगा तो तूफान आने की संभावना होगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरा है, उस कमरा में ना तो खिड़की है और ना खुला हुआ है दरवाजा, वो लॉक है, चारों तरफ से हवा नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ रूम का ही हवा है, वो पंखा के माध्यम से, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो आपको ठंड महसूस नहीं होगा, गर्मी महसूस होगा। तो कभी भी अगर आप सीलिंग फैन चलाते हैं तो आपका डोर खुला हुआ रहना चाहिए या विंडो खुला हुआ रहना चाहिए। होमवर्क में 113 नंबर क्वेश्चन हम रखे हुए हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और 213 नंबर और 214 नंबर ये दोनों होमवर्क में है आपका। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पालीतल क्या होगा? तो वही रहेगा, मतलब वो परिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो क्या होगा? तल वो परिवर्तित होगा, इसलिए वो परिवर्तित होगा। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा, आप मान लीजिए कि 100 लीटर का बोतल ले लिए, ठीक ना, उस बोतल में क्या किए? पानी को स्टॉक कर दिए डबाडब। तो पानी को स्टॉक कर दिए तो उससे उस बोतल से एक चम्मच पानी अगर आप निकालते हैं, तब उस स्थिति में आपसे पूछा जाए कि पानी का स्तर क्या हुआ, बोतल में पानी का स्तर क्या हुआ, तब आपका वहां पे जवाब आएगा ओ परिवर्तन, ठीक ना, मतलब समान रहेगा। उसी प्रकार से समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकल निकाल दिया जाए तो अगर आपसे पूछा जाएगा समुद्र तल में या समुद्र का पानी में क्या प्रभाव पड़ा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समान रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, 3 × 10⁻8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है कि ध्वनि की तरंगे शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको देखना है, 217 नंबर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए से। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां से एसी करंट को प्रभावित किया जाता है ताकि सभी घरों में एसी करंट जा सके। अब एसी करंट के लिए से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, इसलिए से मोटा बनाया जाता है। अब देखिए, इसलिए बनाया जाता है, जब आप देखिएगा नदी में
बाढ़ आता है तो आपको लगेगा कि ऊपर का पानी में ज्यादा गति है, ऊपर का पानी में ज्यादा गति है। वैसा कुछ नहीं होता है। पानी में गति निचली तल पे होती है, जिसके कारण से दीवार हो या पहाड़ हो या खेत हो या पठार हो, सबको तोड़ते हुए आगे की ओर अपना वो रास्ता बनाती है। इसलिए नीचे का दीवार मोटा बनाया जाता है ताकि वो मजबूत रहे, तब जाकर के नीचे का तल ठीक रहेगा। ऊपर में गति कम होता है, नीचे में गति ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल के लिए से घर में आप एक काम कीजिएगा, एक नाव बना लीजिएगा, वो भी पेपर का। और ये नाव को मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा नाला अगर है, नाला यदि घर है, सॉरी घर के आगे नाला है या फिर नदी है जहाँ पे धीरे धीरे पानी चल रहा है, तो इस नाव को यहाँ पे आप रखिएगा, ये तैरते हुए आगे की ओर चलते चलेगा। और इसी स्थान पे पुनः इससे हल्का भारी कोई वस्तु गिरा दीजिएगा, कोई वस्तु गिरा दीजिएगा। अब जब इसका गति, पीछे से जो पानी आ रहा है इसका गति से इस गति को ये जो वस्तु है इस वस्तु पे टकराएगा, तो इसके पहले हम क्या छोड़े थे, यहाँ पे नाव। नाव यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल चुका है, परंतु वहां तक निकलने के बाद हम यहाँ पे कोई वस्तु है जो इससे थोड़ा भारी अवस्था में है, उसको अगर हम गिराते हैं तो ये जो है कि यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेगा। जैसे कि बचपन में एक कहानी आप सुने होंगे, कछुआ और खरगोश का। तो खरगोश निकल करके चला चला जाता है यहाँ पे, तो सबको लगता है कि खरगोश ही जीतेगा। बाद में खरगोश क्या होता है, पीछे घूमता है तो नहीं दिखता है, तो कछुआ तो यहाँ पे ये खेलने लगता है। और कछुआ क्या होता है, धीरे 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 चलते रहता है, चलते रहता है तो ये अपना क्या होता है, मंजिल पहुंच जाता है। लेकिन खरगोश पीछे ही रह जाता है। उसी तरह से यहाँ पे है, ये नाव है, तो नाव अपना अवस्था में चल रहा है, लेकिन इससे तेज गति में ये नीचे की ओर चलेगा, नीचे की ओर। प्रैक्टिकल घर में कीजिएगा, एक ऐसा समय आएगा कि नाव को पीछे कर देगा और ये वस्तु आगे निकल जाएगा जो इसके अपेक्षा वो भारी है। प्रैक्टिकल घर में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, वह कहलाता है श्यानता। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश यौगिक है, डैश यौगिक है। तो डैश यौगिक है, ये हमारा रेत यौगिक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, यौगिक में बहुत सारा चीज है, ये ऑप्शनल है आपका। व्यंजक चूर्ण है यौगिक। यौगिक के लिए याद रखिएगा, दो तत्वों का मिलन। देखिए सिंपल भाषा में समझेंगे, दो तत्व को आपस में या दो तत्व से अधिक तत्व को आपस में जोड़कर एक नया सूत्र का निर्माण होता है, वह यौगिक कहलाता है। सिंपल भाषा में समझेंगे, किताबी एकदम नहीं याद रखना। अब जैसे सिंपल मान लेते हैं, ये क्या है, पानी है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। अब देखिए यहाँ पे कितना तत्व है, H मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, O मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन भी एक तत्व हो गया, ये दोनों तत्व का प्रयोग किया तब क्या बना, पानी बना। तो हाइड्रोजन में क्या गो हाइड्रोजन है, दो गो, ऑक्सीजन क्या गो है, एक गो। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों को जोड़ दिए तो प्राप्त हो गया पानी। तो उसी तरह से याद रखना, ये क्या कहलाया, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है,
बढ़ जाता है। ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? इसलिए रहते हैं वो जिंदा, क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। बर्फ के नीचे क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण से वो जीवित रहता है। अब देखिएगा, आप चल जाइएगा, मान लीजिए शिमला चल गए या हिमाचल चल गए, तो वहां देखिएगा झील क्या होता है? जमा हुआ रहता है। झील के ऊपर पानी जमा हुआ रहता है, फिर भी उस जमे हुए पानी के नीचे क्या होता है? मछली रहता है। तो बर्फ के तल में मछली रहता है, क्योंकि वो तल में पानी है, जिसके कारण से वो जीवित है, क्योंकि उसका वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस जो है कि बर्फ के नीचे है, इसलिए से वहां पे मछली जीवित है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर यदि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता? अधिक होता। वायुमंडल नहीं रहता तो दिन का अवधि क्या होता? अधिक रहता। पता ही नहीं चलता दिन रात कुंची क्या हो रहा है। विद्युत मोटर डैश सिद्धांत पर अनुसार कार्य करता है, तो फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो न्यूट्रॉन बम। ये जो है कि बम इंपॉर्टेंट है, जो कि जीवन पे कष्ट होता है लेकिन भवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमाणु बम डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ये आपको हम पढ़ा चुके थे रूपांतरण चैप्टर। लाउड स्पीकर हुआ, विद्युत मोटर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, मोमबत्ती हुआ इत्यादि, ये सभी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक तालिका के रूप में पढ़ा चुके हैं। नहीं जान रहे तो पिछले क्लास को देखिए। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम में लगे हुए थे। जितने भी लाइट बत्ती है वो सारा का सारा क्या होता है? समांतर क्रम में रहता है, और सभी के घर में 220 वोल्ट जो है कि विद्युत प्रभावित होता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रॉन्टन ने किया था। ये भी हम बताए थे आपको। पिच ब्लेंड किसका है? एक्स का तो रेडियम का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाली किरणें, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सब किरणें जो है कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलता है। तो ये स्टार अर्थ वीवीआई है आपका। पूछेगा एग्जाम में कि अल्फा किरणें संबंधित है, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। उसी प्रकार से बीटा किरणें और गामा किरणें संबंधित है किससे? रेडियो एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं है। तो खोज किया था जेम्स चैडविक ने किसका? न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विनाम पद्धति प्रतिपादक है, तो कॉर्नवार्न लिनियस। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नवार्न लिनियस। शॉर्ट में याद रखिएगा, लिनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही तेजी से वृद्धि करता है। ये स्टारच वीवीआई है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है, कब हुआ था? 1972 ईस्वी में प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था। बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन हड्डी को बोलते हैं, इंटरनेट से संबंधित है। बैकबोन मतलब हड्डी भी होता है, लेकिन ये बैकबोन वो हड्डी से रिलेटेड नहीं है, मनुष्य से रिलेटेड नहीं है। ये नेटवर्किंग क्षेत्र से संबंधित है, जो संबंधित है इंटरनेट। इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 1995 ईस्वी से इंटरनेट का शुरुआत हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, फेसबुक,
कब से आरंभ हुआ? आरंभ हुआ। ऑप्शन है आपका 2004, 2005, तीसरा है 2000, चौथा है आपका 2003। फेसबुक का प्रारंभ कब से हुआ? 4 में हुआ या 5 में हुआ या 2000 में हुआ या 2003 में हुआ? बताइए। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन गैस वातावरण में बिल्कुल नहीं पाया जाता। आर्गन का संकेत क्या होता है? Ar। परमाणु संख्या होता है 18। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तारा नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों का अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए नहीं चमकता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। डैश शुभ धातु है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या है? उपधातु है। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। डैश यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, अभी तुरंत आपको समझा चुके हैं। परमाणु के नाभिकीय में डैश कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपको बताए हुए थे कि 2 तारीख से आपको प्रतिदिन 2 सेट बनाना है, एक सुबह में एक शाम में। बनाने का क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको हम बता चुके हैं। अगर वो चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में 350 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको 90% नंबर आएगा। अब बाकी थ्योरी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए से। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। ये अमोनिया यौगिक है रासायनिक। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम पड़ेगा, कम हो जाएगा। अचानक आकर के बैठ जाएगा तो गति क्या हो जाएगा वहां पे? कम हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल करने का चीज है। कभी कभी अगर प्रैक्टिकल आपको करना भी हो तो आसपास में पेड़ होगा तो पेड़ में जो है कि झूला लगा लीजिएगा और झूलिएगा, और एक अपने मित्र को भी रखिएगा, उसको बोल दीजिएगा जब हम झूलने लगेंगे तुम अचानक आकर के बैठ जाना, तब हम देखेंगे झूला का गति क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आनुवांशिकता एक विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं जो संबंधित है आनुवांशिका। देखिए क्वेश्चन आंसर है, होमवर्क है ये क्वेश्चन। संवेग डैश राशि है, अब कौन सा राशि है आप बताइए। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान जो है कि प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति 2400 2400 कैलोरी का प्रयोग करता है, और शहरी क्षेत्र का यहां लिख देते हैं आपका ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त करता है और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2100 कैलोरी प्राप्त करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर।
डैश कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो वायु एकलौता है, ना तत्व है ना यौगिक है, स्टार पीवीआई है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। आप बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो याद रखिएगा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये हमारा पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ऐसा पद्धति में सेल की शक्ति इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन में ये आंसर है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी भाषा को याद रखना है कि ध्वनि मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे है तो रेडियो तरंगे है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होता है? नियत रहता है। क्या होता है? नियत रहता है। परमाणु विद्युतता होती है, उदासीन रूप में होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। 168 नंबर आपका होमवर्क में है। क्वार्टर्स घड़ियां डैश सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दाब विद्युत प्रभाव पे काम करती है। क्वार्टर्स घड़ियां क्या होता है? दाब विद्युत प्रभाव पे काम करती है। आपको पिछले कक्षा में बताए हुए थे बहुत सारा गुणसूत्र के बारे में। भिन्न भिन्न प्राणी था वहां पे, घोड़ा था, बंदर था, कुत्ता था, और भी जानवर था, मनुष्य था। तो ये सब के बारे में गुणसूत्र हम बता चुके हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे तो देख लीजिए आप। गुणसूत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक के माध्यम से समझा करके बताए हुए हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन से भी रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आए हुए थे आप लोग के पास। वो उसमें बहुत ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। अगर वो आप समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा आपको। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों आरोपित बल होती है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। स्टार बीबीआई है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणें की होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरणें का होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। परमाणु क्रमांक कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये सारा जितना भी क्वेश्चन में हम स्टार कर रहे हैं उसको याद रखिएगा। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए से क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे जो संबंधित रहेगा आपका पीएच मान से। इसको भी बिना याद किए हम याद करवा देंगे। जैसे गुणसूत्र को याद करवाए थे, युग्म रहे या संख्या रहे, वो सारा आपको ट्रिक के माध्यम से समझाए हुए थे। उसी प्रकार से इसको भी बिना याद किए वो याद हो जाएगा। सारा पीएच मान का टॉपिक लेकर के आएंगे। वो अभी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो थम्सअप करें। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। दूषित भोजन तथा जल से। सब यहाँ 277 होमवर्क है। होमवर्क में बताइए आप मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रेपेनोसोमा नाम के एकोशिए जीव से। एकोशिए जीव से और एक कोशिकीय जीव से होता है। किससे होता है? एक कोशिकीय जीव से होता है जो संबंधित है ट्रेपेनोसोमा से। डैश में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। अब देखिए सिंपल एक तपेदिक ही रोग नहीं है जो कि जीवाणु से होता है, और भी सारा रोग है।
चेचक है, चेचक से कौन सा रोग होता है? चेचक के कारण। जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ के कारण से कौन सा रोग होता है? इस पर भी टॉपिक लेकर के आएंगे। एक तालिका में चेचक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, डाइंड, एक तालिका में ये तीनों के बारे में जान जाएंगे। उसी प्रकार से पीएच मान के बारे में भी हम जान जाएंगे। तो इंतजार ज्यादा नहीं करना है, बहुत कम समय में ही ये वीडियो आपके पास लाने वाले हैं। जिस तरह से गुणसूत्र में हम बोले हुए थे कि नए साल में आपको दिखाएंगे वो टॉपिक गुणसूत्र से रिलेटेड, तो नए साल से पहले आपको हम दिखा दिए थे, 31 तारीख को ही बता दिए थे आपको गुणसूत्र के बारे में। मतलब कि साल स्टार्ट होने से पहले 31 दिसंबर का अंतिम क्लास में ये टॉपिक पढ़ाए हुए थे आपको गुणसूत्र से। उसी तरह से आपको ये हम बहुत जल्दी करा देंगे। अगला क्वेश्चन चलिए। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो प्रोक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक है प्रोक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.5। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा स्कर्बिक अम्ल भी होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम को सूचित करते हैं कैसे? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा का मात्रा सबसे अधिक होता है। किसका मात्रा अधिक होता है? लोहा का। श्वेत मतलब सफेद, सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है? आप बताए हुए थे इस टॉपिक को कि सर्वदाता जो सभी को ब्लड दे सकता है वो है ओ, और जो सबसे ले सकता है वो है ए बी। तो दाता में ओ और ग्राही में ए बी, याद रखिएगा। किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। अब वो भी पूछेगा कि हरी सब्जी में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। और एक माह में होता है 30 दिन। तो 30 दिन में 30 दिन कंटिन्यू पालक कभी नहीं खाइएगा, या फिर कोई भी सब्जी रेगुलर खाने का है ही नहीं। 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 दिन खाइए पालक, रेगुलर खाइएगा तो आपके शरीर में लोहा का मात्रा अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से आपको विभिन्न प्रकार की बीमारी से उलझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत का लंबाई कितना फीट होता है? तो याद रखिएगा 20 फीट। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? तो याद रखिएगा पनीर। पनीर जो है कि पोषक उत्पन्न प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन चलिए 290 नंबर देखिए, होमवर्क में रखे हुए हैं। 290 नंबर है आपका होमवर्क में। ये है आपका 290 नंबर होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल से। जल हमारे शरीर में कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 65 से 80% जल मनुष्य के शरीर में है। जितना जल अधिक रहेगा उतना त्वचा आपका लाइट करेगा। इसलिए पानी कम से कम गर्मी के दिन में 4 से 5 लीटर पीजिए, और ठंडा के दिन में कम से कम 2 लीटर पीजिए। ठंडा में 2 लीटर कम से कम, और गर्मी में 4 से 5 लीटर कम से कम, तब आप स्वस्थ रहिएगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी दो ही चीज से प्राप्त होता है, एक तो मछली के तेल से होता है, और दूसरा नेचुरल है, वो हमारे सूर्य देवता। सुबह सुबह आप सूर्य
जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो उस प्रकाश का लाभ उठाए और विटामिन डी शरीर को ले। तो विटामिन डी के लिए से सूर्य का प्रकाश जरूरी है और मछली का तेल। चलिए बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण से। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखना है हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सबसे पहले किसने कहा था, तो कॉपरनिकस ने कहा था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कंफ्यूज करता है कि केपलर ने कहा था क्या, केपलर भी आपका विकल्प में दिया हुआ रहेगा, तो केपलर नहीं याद रखिएगा, कॉपरनिक्स याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, तो पारा होता है। क्या होता है उष्मा का सर्वोत्तम चालक, क्या होता है, पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, तो माउंट एवरेस्ट पर पकाने में सबसे अधिक समय लगता है क्योंकि वहां पर वायु नहीं होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, सिरका का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। अगर आज का क्लास आपका सुपर डुपर लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें, नहीं लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक लिखें, ताकि नेक्स्ट क्लास में इससे बढ़िया से आपको समझाने का तौर तरीका को लेकर आए, ताकि आपको समझा सके, जिसके कारण से आपका समय भी बचत हो और एग्जाम में भी अच्छा नंबर आए। और इंतजार करना है आपको क्या चीज के लिए से, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ, साथ ही साथ पीएच मान के लिए से। हो सकता है कि अगला क्लास आपको इसी से रिलेटेड लेकर के आए, या फिर एक दो दिन में ही आपके पास ये क्लास आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।